नमस्कार, मैं हूं मनमोहन सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज वायरल। आज आपके सामने जो पैनलिस्ट है वो 3 पत्रकारों का पैनलिस्ट है। हम लोग चुनाव पर चर्चा करने बैठे हैं और जब चुनाव पर चर्चा करते हैं कहते हैं अगर चाय उसके साथ अगर चाय हो तो मजा दोगुना हो जाता है। और जिस रूट पे हम लोग बैठे हुए हैं ये टाटा चायवासा रूट है। मैं अब चाहूंगा अपने कैमरामैन से वो रूट आपको दिखाए, क्योंकि ये सबसे चर्चित रूट माना जाएगा और सबसे चर्चित विधानसभा में बैठे हैं। ये वो विधानसभा है जहां से सफर कह सकते हैं शुरुआत एक विधायक की हुई थी और उस विधायक ने मुख्यमंत्री तक का सफर तय किया। अब उस मुख्यमंत्री ने जो जेएमएम से मुख्यमंत्री बने थे आज पूर्व मुख्यमंत्री हो गए हैं और वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इसीलिए मैंने कहा था कि चाय पर चर्चा शुरू करूंगा और चाय पर जब चर्चा होगी तो बात होगी अपने उस विधायक की, अपने उस पूर्व मुख्यमंत्री की, उनके विधानसभा की, क्योंकि सबसे चर्चित सीट झारखंड विधानसभा में मैं कह सकता हूं सबसे चर्चित सीट सरायकेला विधानसभा होने वाला है। और आपको एक बात और बता दूं, जिस तरह से चुनावी बिगुल बज चुका है और चुनावी बिगुल में हम जब यहां पर बैठे हैं पत्रकार के संग में, उन पैनलिस्ट से हम बात जरूर करेंगे, लेकिन मैं आपको बात बता दूं ये वो विधानसभा है जहां से मुख्यमंत्री तक का सफर तय किया चंपई सोरेन ने। और आज चंपई सोरेन खुद बगावत का रुख अख्तियार करके उन्होंने भाजपा का दामन थामा है। भाजपा में वो किस तरह से अब अपने उस तरह हुंकार को भरेंगे, क्योंकि जब भी वो बात करते थे वो रोटी की बात करते थे, जब भी वो बात करते थे बोटी की बात करते थे, जब भी वो बात करते थे मकान की बात करते थे। आज आदिवासियत की बात होगी, आज घर की बात होगी, आज मकान की बात होगी, आज हिंदुत्व की बात होगी। तो आज हम जो चाय पर चर्चा करने के लिए बैठे हैं उस विधानसभा में, वो विधानसभा हम सबको लेकर के आया। जो मैंने आपको कहा कि हम जिस विधानसभा में बैठे हैं ये हाईवे है और ये वो हाईवे है जो सबसे मैं कह सकता हूं कि दिन भर आप देख रहे हैं इसमें गाड़ियों का आवागमन चालू है। आज से नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है, लोगों ने अपना पर्चा खरीदना शुरू कर दिया है। जो भी उम्मीदवार, भावी उम्मीदवार कह सकते हैं, जो भी चुनाव लड़ना चाहते हैं, अगर आप भी मैदान में विधायक बनना चाहते हैं, एमएलए बनना चाहते हैं और जनता का प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं तो आपका भी स्वागत है। आप भी इस विधानसभा चुनाव लड़िए और जनता का प्रतिनिधित्व करिए। लेकिन बात करते हैं, हमारे साथ बहुत ही चर्चित पत्रकार, जाने माने पत्रकार विजय जी बैठे हुए हैं। विजय जी से जानते हैं, क्योंकि विजय जी जो है पूर्व मुख्यमंत्री के काफी नजदीकी है, काफी करीबी है, क्योंकि जब भी हम मुख्यमंत्री के पास जाते हैं उस भीड़ में, तो उस भीड़ से देखते हैं मेरा विजय बाबू किधर है, विजय बाबू को चुन लेते हैं। तो विजय से जानने की कोशिश करते हैं कि क्या जो सरायकेला विधानसभा सीट हॉट सीट माना जा रहा है, आप उसको किस रूप में देखते हैं कि अब ये हॉट सीट तो है ही, क्योंकि ये हॉट सीट शुरू से रहा है और हॉट सीट और इसलिए भी हो गया है क्योंकि यहाँ जो मुख्यमंत्री, मैंने कहा कि मुख्यमंत्री तक का सफर किया, विधायक बने, मंत्री बने, कई बार मंत्री का कुर्सी उन्होंने संभाला, लेकिन मुख्यमंत्री का कुर्सी जो उनके एक लालसा थी उनके अंदर में एक मुख्यमंत्री बनने की, उन्होंने मुख्यमंत्री की कुर्सी को भी संभाला, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालते कुछ ऐसा उनके साथ खेल हुआ कि वो उस मुख्यमंत्री की कुर्सी को छोड़कर उस पार्टी से बगावत करके, कहते उसी पार्टी से उन्होंने अपना आंदोलन शुरू किया था, झारखंड आंदोलन का उससे शुरू करके उन्होंने पार्टी को बनाया, जेएमएम को कहते कि उन्होंने बनाया, उन्होंने और गुरुजी ने पार्टी को सींचा। आज उस पार्टी से बगावत करके उन्होंने हिंदुत्व का झंडा ठाना है। आप जानते हैं हिंदुत्व का झंडा का कलर किस तरह का होता है, एक भगवा कलर। जो मेरे कैमरामैन है उन्होंने एक भगवा कलर पहन रखा है, मैं उनको नहीं कह सकता कि आप भगवा उनको दिखाए क्योंकि कैमरा उल्टा हो जाएगा, लेकिन जिस भगवा कलर को उन्होंने थामा है उस भगवा कलर को कभी वो भी नजरअंदाज करते थे, लेकिन आज उन्होंने पूरे, मैं कह सकता हूं अपने जिले को, मैं कह सकता हूं अपने नगर को, मैं कह सकता हूं अपने घर को भगवा रंग में पेंट कर दिया। अब हरा कलर भगवा कलर में बदल चुका है, इसलिए भी ये सीट काफी अहम माना जा रहा है। तो भगवा कलर से हम बात करते हैं विजय जी से। विजय जी, इस सीट को कितना अहम मानते हैं आप और किस रूप में देखते हैं आप? देखिए, यहाँ तक अगर हम इस सीट की बात करें तो ये पूरे झारखंड में सबसे हॉट सीट में गिनती आ रही है इसकी, क्योंकि पूरे कोल्हान क्षेत्र में चंपई सोरेन जी का जो अपना व्यक्तित्व था वो पूरे कोल्हान को अकेले देखते थे और उनका झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़ करके आज भाजपा में शामिल होना, कहीं ना कहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा का अगर कोल्हान की बात करें तो बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है। ये तो आने वाला समय में मतदाता बताएंगे कि वाकई नुकसान होगा या नहीं होगा। और आपको एक चीज़ और बता दें कि अब यहाँ की जो स्थानीय विधायक
का सफर तय करते हुए मंत्री बने, मंत्री से मुख्यमंत्री बने। और जब मुख्यमंत्री से त्यागपत्र देने के बाद हम पहली बार उनसे मिले तो हम उनसे बात किए, तो एक ही चीज़ वो बोले कि देखिए, हम अपनी मान सम्मान के साथ, हमारा मान सम्मान के साथ जो खेला हुआ है वो कहीं ना कहीं हमको अंदर से चोट किया है, और या तो हम अपना पार्टी बनाएंगे। विजय, मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगा। आपको याद होगा जब हम लोग चंपा ईश्वरन से मिलने के लिए पहुंचे थे, जब उन्होंने रिजाइन किया था, इतने उम्र में आदमी आराम करना चाहता है। उन्होंने एक युग की बात की थी, एक अध्याय की बात की थी। हम लोग सब मौजूद थे वहां पर। क्या कभी उन्होंने अपने आंखों में, कभी आपने उनका आंसू देखा था? ये आप बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं कि हम 92 से चंपाई जी को जान रहे हैं। पहला बार जब वो विधायक बने घंटी छाप से, हम उस सफ़र से हम उनको जान रहे हैं। और अगर कहें तो यहाँ के गरीब गुरुआ मजदूरों की जो लड़ाई लड़ी है, वो आज तक कोल्हान में उनका टक्कर का कोई नेता नहीं हुआ। और पहली बार हमने उनको अपने घर में, उनके आवास पे, उनके आंखों से आंसू छलकते हुए देखे थे। उसका भी कारण था, हमने उस समय कहा कि दादा, हम जब आपका रिकॉर्डिंग कर रहे थे तो वहाँ कुछ महिलाएं को देखे हम रोते हुए, और इतना कहना था कि उनका आंख जो है वो डगमगा गया, और मुझे भी अंदर तक खला, क्योंकि इस उम्र में किसी व्यक्ति का आंख डगमगाना, ये कहीं ना कहीं उनको अंदर से काफ़ी चोट लगा होगा। जिस तरह से उनके आंखों में आंसू था, वो आंसू इंसानियत को लेकर के था, आत्मीयता को लेकर के था, क्योंकि वो अपने लोगों से इतने जुझार में कह सकते कि अंदर तक जाकर के मिलते थे कि हर प्रत्याशी कर सकते, हर कार्यकर्ता का वो नाम बहुत नजदीक से जानते हैं। जब उनके आंखों में जब आंसू आए, हमने जब उनको कहा दादा रोने का समय नहीं है, अब दादा लड़ने का समय है, तो उस तरह से उन्होंने हम लोगों को गले लगाया। तो वो भी दिन आपको याद होगा। एकदम सही बात आप कहे मनमोहन जी। देखिए, उनके उनके अपना जो व्यक्तित्व है, वो एक एक कार्यकर्ता को, चाहे वो छोटा रहा हो या पुराने कार्यकर्ता हो या नए कार्यकर्ताओं को, बाय नेम वो जानते हैं। और सबसे बड़ी बात है, अगर दूर में भी खड़ा रहा, उनका नजर पड़ जाता है तो उनका नाम लेके उनको बुलाते थे। और उनका एक अलग मने क्षेत्र में, खासकर अगर हम सरायकेला विधानसभा की बात करें तो इस विधानसभा में ऐसा कोई गांव नहीं है यहाँ के लोग उनको पसंद नहीं करते हैं। और लोगों को काफ़ी तकलीफ भी हुई थी। हमने बहुत लोगों से बात किया समाचार संकलन के क्रम में, काफ़ी लोगों से, काफ़ी महिलाओं से, बुजुर्गों से हमने जब बात किया कि मुख्यमंत्री जी तो अभी रिजाइन दे दिए हैं, अब तो पूर्व मुख्यमंत्री कहला रहे हैं, तो उन लोग का भी कहना था, उस गांव के लोगों का भी कहना था कि कम से कम चुनाव तक उनको रहना चाहिए। आज अगर झारखंड में 2 योजना जो लागू हुई है, मैया सम्मान योजना या 200 यूनिट बिजली फ्री, ये अगर देखा जाए तो ये चंपाई सोरेन जी का देन है। माई कोई योजना के नाम पे वो कैबिनेट में पास किए थे कि 1000 रुपया प्रति माह यहाँ के ग्रामीण महिलाओं को दिया जाएगा, और पूर्व में 100 यूनिट जो बिजली फ्री था उसको 200 यूनिट उनके कैबिनेट में ही पास हुआ था। ये योजना आज झारखंड मुक्ति मोर्चा अपना नाम ले रही है, हेमंत सोरेन के द्वारा किया गया, लेकिन अगर देखा जाए तो असली हकदार ये दोनों योजना का चंपाई सोरेन जी है। और लोग भी कहते हैं, आज भी अगर आप गांव के अंदर जाइएगा तो लोग ये जरूर कहते हैं कि ठीक है, हेमंत सोरेन जी ने इस योजना को लागू किया, लेकिन कैबिनेट में पास करने का श्रेय अगर जा रहा है तो चंपाई सोरेन जी का। और देखिए, एक चीज और आपको बता दे रहे कि आने वाला चुनाव खासकर पूरे झारखंड की नजर अगर देखा जाए तो सरायकेला विधानसभा पे ही रहेगा। चलिए विजय जी, आपने कहा कि सरायकेला विधानसभा पे नजर है, बीजेपी के उन कार्यकर्ताओं का क्या जो यहां से मेहनत कर रहे थे, जिन्होंने दिन रात एक करके इस विधानसभा को भाजपामय बनाने में लगे हुए थे? क्योंकि उनकी भी बात करना जरूरी है, वो भी कार्यकर्ता हैं, उन्होंने भी झंडा ढोया, अपने कार्यकर्ताओं को खुश किया, हर मंजिल पर साथ रहे, हर प्रोग्राम में साथ रहे, हर मंच को साझा किया। आज कहीं ना कहीं
वो टूटते और बिखरते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी बात हमें इसलिए भी करनी चाहिए क्योंकि आपको पता है सरीखे नेता जब चंपाई सोरेन जेएमएम को छोड़ करके भाजपा में आते हैं, वो नेता जो है कहीं ना कहीं डिग गए हैं। उनको कहीं रास्ता नहीं दिख रहा कि उनको कहां जाना चाहिए, उन क्या करें। तो क्या इस सीट पर जब हम बात करें तो उनकी बात हमें नहीं करनी चाहिए? देखिए, ये आपका भी कहना सही है कि चूंकि उनके भाजपा में आने से और जो कार्यकर्ता 5 साल तक पार्टी के लिए जी तोड़ मेहनत करके पार्टी को खड़ा करने में, पार्टी के कार्यक्रम को सुचारू रूप से चालू करने के लिए काफ़ी योगदान रहा। लेकिन आपको बता दें कि चंपाई सोरेन का जो अपना व्यक्तित्व है, ये वैसे कार्यकर्ताओं को भी इनसे मोहित हो जाएंगे। इनका जो कार्य है, इनका जो लोगों से मिलने का जो तरीका है, लोगों से बात करने का जो तरीका है, ये अगर आप देखें तो वो कार्यकर्ता भी इनके साथ जो है वो जुड़ जाएंगे। हाँ, टिकट के लेकर के थोड़ा मारी मारी होती है हर पार्टी में कि भाई वो आ गए तो हमको टिकट नहीं मिला। अगर इस चीज़ को अगर हटा दिया जाए तो पूरे भाजपा के लोग जो है चंपाई सोरेन जी को पसंद करते हैं। खासकर आपको एक चीज़ और बता दें कि भाजपा के अंदर में वैसा एक फायर ब्रांड नेता जैसे हम आसाम की मुख्यमंत्री की बात करें हेमंत विश्वकर्मा, वो उनकी तरह फायर ब्रांड नेता झारखंड में अगर हम खोजे तो नहीं था। लेकिन हाँ, चंपाई सोरेन के आने से एक चीज़ हुआ कि इनको एक फायर ब्रांड नेता मिल गया। प्लस ये इन्होंने एक मुद्दा को उठाया हुआ है पूरी झारखंड के अंदर में। अगर आप देखिएगा तो डेमोग्राफी के विषय में ये चर्चा कर रहे हैं कि डेमोग्राफी संथाल परगना में ये चेंज हो गया है। वाकई में चेंज है या नहीं है, ये तो पॉलिटिकल चीज़ है, उस पर तो हम ज़्यादा बात नहीं कर सकते। लेकिन ये मुद्दा उठा रहे हैं और ये मुद्दा उठाने अगर देखा जाए तो ये माने आदिवासी बहुल क्षेत्र में ही जाकर के इस चीज़ का चर्चा करते हैं। विजय जी, मैं डेमोग्राफी, बायोग्राफी और संथाल परगना की बात हम लोग अगले एपिसोड में करेंगे क्योंकि बातें बहुत कुछ है करने के लिए और कहने के लिए। इस बात को समझना पड़ेगा कि हम लोग चुनाव की बात कर रहे हैं और चुनाव सरायकेला विधानसभा में होना है। मैं डेमोग्राफी की भी बात करूंगा आपसे और मैं उस चर्चा पर विषय आपसे जरूर करूंगा। लेकिन मैं जरूर ये बात बताना चाहता हूं आपको, ये वो विधानसभा है जहां से कई बार मंत्री बने चंपाई सोरेन, आज बीजेपी में है, भाजपा का दामन थामा है उन्होंने और भाजपा का दामन थाम करके आज वो चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। देखिए, मजा आने वाला इस चुनाव में, क्योंकि आपको मैं बता रहा हूं कई मुख्यमंत्री यहां से पूर्व मुख्यमंत्री हो चुके हैं। ठीक है, ऐसे सरीखे नेताओं का नाम मैं आपको बताना चाहता हूं, मधु कोड़ा, अर्जुन मुंडा, इस तरह से जैसे आप चंपाई सोरेन, रघुवर दास, ऐसे कई नेता जो आज पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व हो चुके हैं, पूर्व मंत्री हो चुके हैं। मैं उन नेताओं की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कहीं ना कहीं इसी रूप में, इसी विधानसभा में आप अगर देखेंगे तो उनका घर आता है। वो इसी क्षेत्र से और इसी प्रक्षेत्र से रहने वाले हैं। आप अर्जुन मुंडा की बात करें, लोकसभा के कैंडिडेट थे, खूंटी लोकसभा से चुनाव जीते 2019 में, कैबिनेट मिनिस्टर बने, केंद्रीय मंत्री बने। इस बार 2024 में चुनाव हुआ, वहां वो चुनाव करीब 1.5 लाख मतों से हार गए। लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं किसी रूप में वो भी लड़ना चाहते हैं। तो मैं इस विधानसभा से हम लोग जुड़े रह करके मैं बात करना चाह रहा था। चुनाव में इसलिए भी मजा आने वाला है क्योंकि आप देख रहे हैं, जब चुनाव की हम बात कर रहे हैं और चुनाव सरायकेला विधानसभा की बात कर रहे हैं, सबसे हॉट सीट माना जाता है। यहाँ गणेश महाली ने खूब मेहनत किया था। आज गणेश महाली को अब अपना घर जब यहाँ टूटते और बिखरते हुए नजर आया तो गणेश महाली यहाँ से खरसवा चले गए। कहीं ना कहीं खरसवा में अब लोग बात करें कि वो हो बहुल क्षेत्र है, वहां पर गणेश महाली क्या करेंगे। मैं कहता हूं कि अगर गणेश महाली को अगर यहां से टिकट नहीं मिला तो गणेश महाली अब कहां जाए, इस बात की भी चर्चा हमें करनी चाहिए। क्योंकि जब हम लोग बात कर रहे थे अभी पैनलिस्ट अपने विजय जी से, तो मैं अब दूसरे पैनलिस्ट संतोष जी से बात करना चाहूंगा कि संतोष जी, अब गणेश महाली के लिए कौन सा रास्ता बचता है? अगर उनको टिकट खरसवा नहीं मिलता है तो अब वो क्या करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो अब सोचने विचारने की जो है वो अब समय नहीं है। रही बात गणेश महाली की, तो मुझे लगता है कि गणेश महाली थोड़ा उनको संयम बरतना चाहिए था, क्योंकि पार्टी आलाकमान और इसमें कहीं से कोई दो मत नहीं है कि गणेश महाली पिछले 20 सालों से ज़मीन से जुड़ के जिस तरह से उन्होंने काम किया है, तो मुझे लगता है कि पार्टी को मतलब उनके दावे पर जो विचार करनी चाहिए, मगर पार्टी लाइन से अलग हट के नहीं करना चाहिए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जब वो एक
बड़ी पार्टी है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, तो पार्टी लाइन से अलग हट कर उनको काम नहीं करना चाहिए। हाँ, उनको तकलीफ जरूर हुई होगी जिस तरह से वो लगातार, और 2 बार तो खुद सरायकेला विधानसभा से चंपाई जी के खिलाफ ही लड़े थे, और अभी वो खरसावां से अगर दावेदारी कर रहे हैं तो चूंकि देखिए यहाँ पर झारखंड की अगर हम बात करें, खास करके कोल्हान की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर संथाल वर्सेस वर्सेस अदर, ये बहुत मायने रखता है। और चूंकि गणेश महाली एक ज़मीन से जुड़ा हुआ नेता रहे हैं, तो प्रयास करना चाहिए, मगर पहले पार्टी के आला कमान को भरोसे में लेकर के करना चाहिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। संतोष जी, आपकी बात बहुत अच्छी लगी। पार्टी आला कमान को भरोसे में लेकर गणेश महाली को बात करनी चाहिए, और गणेश महाली में मुझे लगता है कि वो कर भी रहे हैं। पार्टी आला कमान को लेकर के, जिला अध्यक्ष को लेकर के वो बात कर, जिस तरह से कल एक अफवाह उड़ी और एक लिस्ट भी, मैंने कुछ सोशल मीडिया पे एक पोस्ट भी जारी कर दिया गया, गणेश महाली जेएमएम में शामिल हो गए, तुरंत उनका बयान भी आ गया उनके जिला अध्यक्ष का कि इस तरह की जो खबरें हैं भ्रामक है और जेएमएम को और नेता नहीं मिल रहा जो भाजपा से लेकर के जा रहे हैं। तो इस तरह के सरीखे बयान को कल उन्होंने नकार दिया। ठीक है, जेएमएम को नकार दिया उन्हें, और आज वो कह रहे हैं मैं भाजपा में बना हुआ हूं। लेकिन हम सरायकेला विधानसभा में जिस तरह से हम लोग बात कर रहे थे, क्या लगता है कि जेएमएम यहां से इस कद के नेता, मैंने इस कद के नेता का बात हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि पिछले 20 साल से बार बार लोग यहाँ मेहनत कर रहे हैं और चंपाई सोरेन को हराने के लिए मेहनत कर रहे थे। लेकिन जो चंपाई सोरेन को हराने के लिए मेहनत कर रहे थे, अब तो खुद चंपाई सोरेन बीजेपी में आ गए। तो अब जेएमएम को कितनी मशक्कत करनी पड़ेगी, क्योंकि अफवाहों में एक बाजार गर्म है, यहाँ से हेमंत सोरेन भी चुनाव लड़ सकते हैं। अफवाहों में एक बाजार गर्म है, यहाँ से कल्पना सोरेन भी चुनाव लड़ सकती है। ठीक है, एक अफवाह की बात हो रही है कि वो लोग लड़ सकते हैं। मुझे पता है कि वो ऐसा गलती नहीं करेंगे, लेकिन अफवाह का गर्म है। लोकतंत्र में चौथा स्तंभ हमें दर्जा दिया गया भाई, तो उन अफवाहों के बारे में भी हमें जरूर बात करनी चाहिए। और अब यहाँ पर जेएमएम में ऐसे अगर नेता की बात करें, क्योंकि चंपाई सोरेन के बाद में दूसरा एक ऐसा कह सकते हैं कैंडिडेट विकेट कोई ऐसा नहीं है जो वहां पर चुनाव लड़े, तो आप उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो सरायकेला की अगर हम बात कर लेते हैं, तो सरायकेला ही नहीं, हम कहें कि पूरे कोल्हान पर अगर कहें तो चंपाई सोरेन का प्रभाव है, इसमें इसको इनकार नहीं किया जा सकता है। हाँ, सरायकेला विधानसभा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास जो है अभी वैसा चंपाई सोरेन के कद का कोई नेता फिलहाल तो नहीं है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ही नहीं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के पास भी जो है एक गणेश महाली छोड़कर अगर हम बात करें तो सरायकेला विधानसभा में उनके पास में चंपाई सोरेन के कद का कोई नेता नहीं है। नहीं भारतीय जनता पार्टी ने कभी इसका प्रयास किया कि सेकेंड लाइन को और प्रमोट किया जाए, आगे लाया जाए, कोई एक नेता नहीं है। हाँ, पार्टी के लेवल पर कह सकते हैं कि बड़ी पार्टी है, जनाधार वाली पार्टी है, तो जिसको टिकट दे दे लाके वो जिता जाए। आज खरसावां में बात कर लीजिए, अर्जुन मुंडा के कद का एक भी उम्मीदवार बीजेपी खड़ा कर पाई क्या? नहीं कर पाई। आप जमशेदपुर पूर्वी की बात कर लीजिए, रघुवर दास के कद का कोई पार्टी में है क्या? भले आज रघुवर दास को जो साइड लाइन लगा दिया गया, क्या उनके कद का कोई है क्या? जमशेदपुर पश्चिम क्यों उनको देना पड़ा? सरयू राय को क्यों देना पड़ा? ईचागढ़ क्यों देना पड़ा? क्योंकि उन्होंने साधु महतो सरीखे नेता की अगर हम बात करें, या सुधीर महतो सरीखे नेता जो जेएमएम के रहे हैं, उसके टक्कर का नेता उन्होंने खड़ा नहीं कर पाया। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा की भी अगर हम बात करें, झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास में आज की तारीख में सरायकेला विधानसभा के लिए जो है कोई एक ऐसा कैंडिडेट नहीं है जो चंपाई सोरेन को टक्कर दे सके। तो दोनों ही दल की अगर हम बात करें तो चंपाई सोरेन थोड़ा अपर एज में है, उनको थोड़ा सा प्रिविलेज मिल सकता है, शहरी वोटर जो है वो उनको, और उनका राजनगर भी जो है वो काफ़ी मजबूत है। सरायकेला शहरी है, आदित्यपुर नगर निगम है, तो थोड़ा अपर हैंड में है। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास में कैंडिडेट नहीं है, उनके कद का नेता नहीं है, तो थोड़ा सा वहाँ पर हो सकता है कि उनको झटका लगे। लेकिन चूंकि लड़ाई जो है वो अब हम कहें तो प्रतिष्ठा की लड़ाई है, तो कहें कि मुकाबला थोड़ा रोचक हो सकता है। इस बार झारखंड का जो चुनाव है अपने अलग मायने में कितना अहम माना जा रहा है, क्योंकि आप खुद देखिए, जो कल तक जेएमएम में थे बीजेपी में आ गए हैं। जो भारतीय जनता पार्टी, मैं कह सकता हूं, जो मुख्यमंत्री बने और मुख्यमंत्री से वो आप राज्यपाल की तरफ चले गए हैं, तो आप ऐसे सरीखे नेताओं को कैसे मान सकते हैं कि आज की डेट में? अभी हमारे साथ तीसरे पैनलिस्ट हमारे साथ हैं, प्रमोद जी, यहाँ सीनियर पत्रकार है, सरायकेला विधानसभा को काफी दिनों से कवर कर रहे हैं, काफी समय इन्होंने समय बिताया है। मुझे भी आपने आमंत्रण दिया और इस चैनल पे बोलने का मौका दिया, ठीक है, तो मैं आपका आभारी रहूंगा। ठीक है, तो मुझे सिर्फ इतना बताइए कि आज रघुवर दास के बिना ये चुनाव कितना सुना है
और कितना अहम है? रघुवर दास के यहाँ से जाने से जमशेदपुर में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। और जमशेदपुर पूर्वी में ऐसा कोई नेता नहीं दिख रहा है सामने की जो कि रघुवर दास की जैसा जो टक्कर देते पाए जेएमएम को या कांग्रेस को। देखिए, हम बात कर रहे थे आपसे, नेताओं की बात करते हैं, नेताओं की कमी की बात करते, सेकेंड लाइन की बात कर रहे थे। तो आज जो सेकेंड लाइन, आज मैं कह सकता हूं रघुवर दास के जाने से सेकेंड लाइन उस जगह पर भी कोई दिखता नहीं दिख रहा है। आज चंपई सोरेन के बीजेपी में आने से, जाने से, मैंने जेएमएम से आने के बाद में सेकेंड लाइन आज जेएमएम में नहीं दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं नेताओं की कमी, आप ये बात कह सकते हैं। इसलिए ये विधानसभा काफी अहम माना जा रहा है और मुझे लगता है कि जेएमएम में उस कद का नेता अभी नहीं है जो चंपई सोरेन को हरा सके। ये हमारा एक तंत्र है, हमारा एक सूत्र है जो हम लोग अपने हिसाब से अपने बात को अपनी रखते हैं। चाय पर चर्चा हम कर रहे थे, हम चाय पर चुस्की ले रहे थे। हमने अपने एक विधानसभा के बारे में आज आपसे बात की। 3 पैनलिस्ट हम बैठे थे, हम लोग, मैं, विजय जी, प्रमोद जी और संतोष जी, हम लोग 3 पैनलिस्ट बैठ के इस विधानसभा पे हम लोग बात कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे। चर्चा जारी रखेंगे, आगे भी चर्चा हम लोग करते रहेंगे। हर एक विधानसभा की चर्चा हम आपसे करेंगे और बारीकी से बताएंगे कैसे इस बार विधानसभा चुनाव में विधानसभा बीजेपी के लिए कड़ी टक्कर होने वाली है। क्योंकि आपको पता है अलायंस में उन्होंने जो सीटें ली है, 68 सीट बीजेपी ने ली है और 10 सीट आपके आजसू को मिला। मतलब दोनों को अगर जोड़ दे तो 78 के आसपास में होता है। 2 सीट जदयू को मिली है और 1 सीट लोजपा को मिली है। अगर आप जोड़ कर देखेंगे तो 81 सीट का आंकड़ा यहाँ निकल करके आता है। ये अलायंस इन्होंने हाथ खड़े करके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस सीटें बांट दी है। हम और भी सीटों पर कल आपसे चर्चा करेंगे। चाय पर चर्चा हमारी जारी रहेगी। इस चैनल पे बोलने के लिए मुझे जो इजाजत आपने दिया है, बताने के लिए, हर विधानसभा बात करने के लिए मैं आपका धन्यवाद करूंगा, आपका आभारी रहूंगा। कल इसी समय फिर हम लोग आपसे मिलेंगे, अगले विधानसभा की बात करेंगे। तब तक के लिए आप अपने मनमोहन को और अपने दोस्त को इजाजत दीजिए और देखते रहिए इंडिया न्यूज वायरल। नमस्कार।